हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप सभी का स्वागत है हमारी द बेस्ट वोकैब सीरीज के डे 4 में। यदि आपने अभी तक 1 से 3 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए पहले वो देख के आइए। एंड जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम जो बुक कवर कर रहे हैं वह है ये वाली बुक, द 90 डे वोकैब प्लानर। माई पाठशाला की बुक है। स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये बुक किस लिए सिलेक्ट की है। ये बुक इसलिए सिलेक्ट की है क्योंकि एक तो इसमें आपको टाइम टेबल अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ऑलरेडी 90 डेज का टाइम टेबल पहले से दिया है बना बनाया। इसके बाद हर दिन आपको अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कितने सिनोनिम करें, कितने एंटोनिम करें, कितने वन वर्ड करें, कितने फ्रेजल वर्ब करें, कितने इडियम्स फ्रेज करें, और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे क्लोज टेस्ट के लिए वो वर्ड यूज होते हैं। तो वो सब इस बुक के अंदर कवर है। यानी कि हर दिन आपको एक डेली का शेड्यूल भी दिया है। इसके साथ साथ सारे जो टॉपिक होते हैं वोकैब से रिलेटेड वो सारे इसमें कवर हैं, इसलिए मैंने ये वाली बुक सेलेक्ट की है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नाउ वोकैब इज इन द ईयर विथ आवर लेक्चर वोकैब स्फीयर वेयर बर्ड्स विल फ्लो एंड लर्निंग विल ग्लो। दिस इज डे 4 एंड आई एम रोहित चढ़ार और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये हैं 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वाला, एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली आ होल रेस। यानी कि लोगों की एक जाति, उसकी पूरी एक मतलब जो एक समुदाय है लोगों का, उसकी हत्या कर देना। जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो, हिटलर ने यहूदियों का पूरा संहार कर दिया था। यानी कि उनको पूरी तरह से एकदम मार दिया था, पूरा बर्बाद कर दिया था। तो इस तरह के एक्ट को क्या बोलते हैं? जीनोसाइड। आपको कल की स्लाइड में मैंने बताया था कि साइड वर्ड यूज होता है बाय किलिंग के लिए होता है, एंड जीनो आया है जीन से रिलेटेड। यानी कि जो मतलब एक समुदाय है उनके जीन लगभग एक जैसे समान होंगे। तो जीनोसाइड यानी कि एक जाति समूह है लोगों का, उसका संहार कर देना, उनको मार देना। तो एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप यानी कि लोगों के एक समुदाय की पूरी तरह हत्या कर देना, जैसा हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। तो उसको बोलते हैं जीनोसाइड यानी कि जाति संहार। कल अपन ने पढ़े थे सुइसाइड, मेट्रिसाइड, फेरिसाइड, फैट्रिसाइड, ये सब वगैरह आपको याद होंगे। यदि नहीं है तो वो पिछला लेक्चर जरूर देखिए। एंड सेकेंड वाला, ड्राई वेदर विथ नो रेन। यानी कि ऐसा मौसम जहाँ कोई बरसात नहीं हो रही हो, तो उसको क्या बोल देंगे? DROUGST यानी कि ड्रॉट। इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, DRY ड्राई प्लस आउट ड्रॉट। ड्राई प्लस आउट यानी कि ड्राई आउट हो चुका है, यानी कि पूरा सूखा पड़ा है, यानी कि ड्रॉट है। ड्रॉट यानी कि सूखा। जीनोसाइड जाति संहार एंड ड्रॉट सूखा। एक और वर्ड होता है फेमाइन, जो अक्सर एग्जाम में आता है। फेमाइन का मतलब होता है भुखमरी। यानी कि जो माँ बना है, ऐसी कंडीशन हो गई है कि कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा है, तो उसको बोलते हैं फेमाइन आ गया है। तो ड्रॉट, जीनोसाइड एंड फेमाइन याद रहेंगे आपको। नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड इज अ पीरियड और स्टेट ऑफ बीइंग काम और क्वाइट। यानी कि एक ऐसा पीरियड जहाँ पर एकदम सब कुछ शांत है, या फिर कोई ऐसा जगह है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रैंक्विलिटी। जैसा आपने सुना हो तो जो मून पर एक प्लेस है उसको बोलते हैं क्या? ओशियन या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यानी कि शांति का सागर। यानी कि वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आती, इसलिए इसको बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यानी कि शांति का सागर। एंड इसके लिए बाद एक और चीज़ बताऊंगा आपको। तो एक क्वाइट, QUIET, इसका मतलब होता है शांत। एक और वर्ड होता है QUIT, इसका मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। इसके बाद एक और वर्ड होता है QUITE, इसका मतलब होता है बहुत सारा। यानी कि एक तो हाँ बहुत सारा होता है, यानी कि इन लार्ज क्वांटिटी। लिख दें, क्वाइट मीन्स बहुत सारा। ओके, ठीक है। क्विट, क्वाइट एंड क्वाइट। ओके,
ना फोर्थ वन, बियॉन्ड और एबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि जो आम मनुष्य के एक्सपीरियंस से परे है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसेंडेंट, यानी कि जो ह्यूमन के एक्सपीरियंस से परे है। जैसे कल अपन बात नहीं कर रहे थे सुपर नेचुरल थिंग्स की, तो ऐसे ही ट्रांसेंडेंट जो एकदम उत्कृष्ट है, यानी कि द बेस्ट क्वालिटी का है, दी बेस्ट, यानी कि ह्यूमंस में भी बहुत अपर लेवल का है, तो उसको बोलेंगे ट्रांसेंडेंट। इसकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, TRANSCENDENT, स्पेलिंग याद रखना है। एंड ए वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, SSC रिपीट करती है। ट्रांसेंडेंट यानी कि बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति। ओके। एंड फिफ्थ इज अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट, नौसिखिया, यानी कि ऐसा पर्सन जिसको कुछ आता नहीं है, कुछ नया नया सीख रहा है, यानी कि नोविस। तो इसको मतलब नोविस है यानी कि नौसिखिया है, तो ये थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, नोविस नौसिखिया, तो इसको याद रखेंगे। या फिर एक और वर्ड यूज़ करते हैं अपन लोग, अप्रेंटिस, सुना होगा। जैसे कि जो लोग बीएड वगैरह करते हैं तो उनको अप्रेंटिस के लिए जाना पड़ता है कुछ दिन के लिए स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो मैं भी कर रहा हूँ अभी, तो मैं भी अभी गया था। तो अप्रेंटिस मीन्स होता है नौसिखिया। ओके, याद रखिएगा, नोविस या फिर अप्रेंटिस, नोविस एंड नौसिखिया ये दोनों मैच कर रहे हैं तो याद रखेंगे। ओके, बढ़े 6 नंबर पे, लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, यानी कि ऐसा मैन जो किसी वुमेन के साथ रह रहा हो बट उनकी शादी नहीं हुई हो। जैसे कि पुराने ज़माने में मुगल बादशाह या फिर राजा लोग नहीं करते थे कि जैसे मुगल बादशाह ने एक हरम बना रखा था, मतलब ऐसे कमरे होते थे जहाँ पे वो कई स्त्रियों को रख लेते थे और उनके साथ तब कोई प्रॉपर तरीके से शादी भी नहीं हुई होती थी। तो इस तरह की प्रथा को या इस एक्ट को बोलते हैं कॉन्क्यूबिनेज। तो हिंदी की तो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश वाला टर्म याद रखेंगे, कॉन्क्यूबिनेज। ओके, सो कॉन्क्यूबिनेज यानी कि बिना शादी किए किसी स्त्री को रखना, किसी मैन के द्वारा ऐसा किया जाए तो वो होगा कॉन्क्यूबिनेज। एंड जो नोविस है वो नौसिखिया, दोनों याद रखेंगे। बढ़े नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट इज 7th, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी आपने सुना होगा, पोस्टमार्टम होता है, तो उसी पोस्टमार्टम को बोलते हैं ऑटोप्सी। जो मेन टर्म, जो साइंटिफिक टर्म होता है उसको, यानी कि डिसेक्शन ऑफ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ, यानी कि किस वजह से मृत्यु हुई उस की जांच करने के लिए बॉडी को डिसेक्शन करना, यानी कि टुकड़ों में बांट देना, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। डिस एंड सेक्शन में टुकड़े, तो एक डेड बॉडी को टुकड़े कर देना कि कॉज ऑफ डेथ का पता लगाने के लिए, तो उसको बोलेंगे ऑटोप्सी। एक और टर्म होता है बायोप्सी, BIOPS, तो ये होता है मतलब जो लिविंग टिश्यू है हमारे, तो उनकी जांच करना होता है बायोप्सी, एंड डेथ की ऑटोप्सी। ओके, 8 वाला, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसको बोलते हैं आर्कीव। ये तो आपने देखा होगा, मतलब टेलीग्राम रहता है, चाहे व्हाट्सएप हो, सब में रहता है, मतलब आप किसी को आर्कीव में डाल देते हैं, यानी कि वो आपके रिकॉर्ड में रहेगा। जैसे कि आर्कीव होते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड रखा होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो केस वगैरह चलते हैं तो उनकी भी फाइल बना के आर्कीव में रखी जाती हैं, यानी कि लेखागार, जहाँ पर वो सब डेटा सिक्योर रहता है रिटन फॉर्म में, या फिर मतलब जो डिजिटल फॉर्म हो उसको लिए भी आर्कीव वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, याद रहेगा, आर्कीव यानी कि जहाँ पे रिकॉर्ड सेव होते हैं, एंड ऑटोप्सी शव परीक्षा, एंड बायोप्सी यानी कि लिविंग टिश्यू की जांच। ओके, नेक्स्ट पर बढ़े। सो नेक्स्ट इज 9th, थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन और रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ। जो थियो वर्ड होता है वह रिलीजन के लिए यूज होता है, सेम वर्ड थियोलॉजिस्ट भी होता है जिसमें जो धर्मशास्त्रियों के लिए यूज होता है। थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन और रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ। ओके, सो दिस इज सिंपल वन। 10th वाला, अ प्लेस वेयर आर रिलीजन्स आर ऑनर्ड,
ऐसी जगह जहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, उसको बोलते हैं सेक्युलर। हिंदी में बोलें धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर हमारा प्यारा भारत देश। सेक्युलर वर्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, एंड आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्युलर वर्ड है भाई कहाँ यूज किया गया है। ओके, बताएंगे। सो सेक्युलर एंड थियोलॉजी दोनों रिलीजन से ही रिलेटेड थी, उम्मीद है याद हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट पर बढ़े। सो 11 नंबर, डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ एबल, यानी कि जो पर्सन मतलब जिनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, उनके डिसेबिलिटी ना होने के बावजूद भी उनके पक्ष में भेदभाव करना, यानी कि उनका समर्थन करना, उसको बोलते हैं एबलिज्म। या फिर एक तरह से बोलें कि जो डिसेबल पर्सन है उनको अनदेखा करना। फॉर एग्जाम्पल बोलें तो जैसे कोई स्कूल होता है तो स्कूल में ऐसी सीढ़ियाँ भी लगी होती हैं, राइट। एंड ये भी नेसेसरी है कि स्कूल में रैंप भी बना हो, जिससे कि डिसेबल पर्सन जो व्हील चेयर होती है वो उसके सहारे इधर चले जाएं। बट यदि कोई स्कूल में ऐसा नहीं है तो वो बोलेंगे कि वो उस एक्ट को बोलेंगे कि एबलिज्म है, यानी कि जो समर्थ लोग हैं उनके पक्ष में है वो स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम, बाकी जो डिसेबल पर्सन है उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो इस एक्ट को बोलेंगे एबलिज्म, यानी कि समर्थों के पक्ष में भेदभाव करना। याद रहेगा। 12 नंबर, टू हेट और टू डिटेस्ट, इसका मतलब होता है हेट करना, सेम मीनिंग है। तो अभोर, तो ये तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं, 2-3 बार यहीं रिपीट हो गया। अभोर यानी कि अभोर हो गई, कोई आपको उठा रहा है तो उससे आप क्या करेंगे, हेट करेंगे ऑब्वियसली। सो अभोर यानी कि घृणा करना, राइट। बढ़े नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट इज नंबर 13, अ प्लेस वेयर ज्यूस, यानी कि यहूदी पर्सन वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। तो पहले भी मैं ज्यूस की बात कर रहा था, यानी कि यहूदियों की, तो इधर भी वो रिपीट हो गया है। अ प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप, यानी कि जहाँ पर ज्यूज लोग पूजा करते हैं, लाइक अवर टेम्पल्स और मॉस्क्यूज, या फिर चर्च बोलें तो उसको क्या बोलते हैं, सिनागोग, यहूदी उपासना गृह। तो मतलब उनके मतलब जो उनका वर्शिप प्लेस होता है उसको सिनागोग ही बोलते हैं। एंड एक और वर्ड होता है, बाय होता है DEMAGOGUE। तो इसका मीनिंग क्या होता है ये आप लोगों को देखना है और चेक करिए, आप लोग कमेंट करके बताइए फिर। एंड 14 वाला देखें तो विथाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, जब कोई काम किया जाए बिना किसी पनिशमेंट के डर से तो उसको बोलेंगे इम्प्यूनिटी। इम मतलब नहीं, एंड प्यूनिटी में एक साउंड आ रही होगी पनिशमेंट की, तो इम प्लस पनिशमेंट, यानी कि पनिशमेंट का कोई डर नहीं है तो उसको बोलेंगे इम्प्यूनिटी, यानी कि एक टाइप से अभद्रता की शायद, तो आप लोग समझ रहे होंगे। यानी कि मतलब कोई पर्सन ऐसा वर्क कर रहा है कि वो उसको कोई डर नहीं है कि हम एक किया तो सज़ा मिलेगी, तो उस टाइप का जो होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इम्प्यूनिटी, यानी कि बिना पनिशमेंट के डर के कोई काम करना। ओके, याद रहेगा इम्प्यूनिटी। एंड दिस इज सिनागोग। ओके, सो विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट एंड प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ ज्यूस। ओके, नेक्स्ट पर बढ़े। सो 15 नंबर वाला, एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर, उसको बोलते हैं डोमिनियन, जैसा हमारा भारत देश था। एंड इसके बाद 26 जनवरी ईयर, चलो मैं लिख देता हूँ 1950 को रिपब्लिक बना। उससे पहले हमारा देश था डोमिनियन स्टेट, यानी कि भाई कंट्रोल में था किसके, ब्रिटिश के। ठीक है, तो डोमिनियन को बोलते हैं अधिराज्य, या फिर डोमिनियन होना यानी कि किसी के ऊपर कंट्रोल होना, तो उसके लिए भी भाई डोमिनियन यूज करते हैं। जैसे देखें तो DOM, इससे रिलेटेड वर्ड स्टार्टिंग वर्ड जैसे डोमेन, डोमेन मतलब होता है एक क्षेत्र। एंड सेम देखें तो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी कि पालतू है, यानी कि कंट्रोल में है। जैसे डोमेन में भी होता है एक रीजन, वो भी कंट्रोल, देख सकते हैं कि एक रीजन टाइप का है, तो मतलब वो भी कंट्रोल से रिलेटेड है। तो इस टाइप से जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं वो उनका सेंस निकाला जा सकता है,
या आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो ठीक है। तो डोमिनियन रहे याद कि जो किसी के कंट्रोल में है वो डोमिनियन स्टेट है। ओके, सो बढ़े नेक्स्ट पे। सो नंबर 16 इज डीप इन थॉट। जो विचारों में खोया हुआ है उसको बोलेंगे पेंसिव। याद कैसे रखेंगे? पेन प्लस सिव। जो पेन से लिख रहा है तो मतलब कोई राइटर है तो वह पेन से लिखेगा, तो कैसे लिखेगा? सोच सोच कर। तो पेन से यानी कि पेन से लिख रहा है, वह कैसे लिखेगा? विचार मग्न होकर, यानी कि डीप इन थॉट्स, विचारों में खोया हुआ, उसको बोलेंगे पेंसिव। एंड डोमिनियन याद रखेंगे दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट इज नंबर 17, वन हु इज ग्रीडी। ऐसा पर्सन जो लालची है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बोरेशियस। तो लालची किस चीज़ का हो सकता है? इसको बोल सकते हैं हंग्री ऑफ। काय का भूखा हो सकता है? एक तो फूड या फिर नॉलेज। एंड एक और वर्ड यूज कर सकते हैं सक्सेस। कोई खाने का भूखा है, ज्ञान का भूखा है, कोई सक्सेस पाने के लिए भूखा है, तो उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं बोरेशियस। जैसे आप लोग भी बोरेशियस हो काय के लिए? सक्सेस पाने के लिए या एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बोरेशियस यानी कि लालची। तो फूड के सेंस में, नॉलेज और सक्सेस, इन तीनों सेंस में यूज कर सकते हैं। बोरेशियस यानी कि लालची है, जो किसी चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा है जिसके मन में कुछ पाने की। नंबर 18, अ जोक्युलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। इसके पास मतलब ऐसी कहानियां हैं कि जो एक टाइप से तब जोकिंग टाइप का पर्सन है। इसको हिंदी में बोलते हैं मस्खरा। तो मतलब वो छोटी छोटी बातों को मजाक के तौर पर लेता रहता है या मजाक करता रहता है, मतलब जिससे सबको लोग खुश टाइप की रहें। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं वैग, WAG। इसके अलावा बैग का एक और सेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे दी डॉग इज वैगिंग हिज टेल, यानी कि कुत्ता अपनी पूंछ को हिला रहा है। तो इधर बैग का यूज करेंगे तो बैग का मीनिंग होगा हिलाना। ओके, सो बैग, बैग मीन्स मस्खरा एंड बैग मीन्स हिलाना, एंड बोरिशियस याद रहेगा लालची। ओके, सो बढ़े नेक्स्ट पे। सो 17, 18 एंड नंबर 19, सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स विच कैन नॉट ऑफन कॉज डिसीज। तो ये फंगस फफूंदी सबको आता है। तो एल्गी, तो एल्गी एंड फंगस में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है। फंगस तो आप लोग जानते हो, फफूंदी जो मतलब ब्रेड वगैरह रखी रहती है मॉइस्ट कंडीशन में, तो उस पर वो फफूंदी टाइप की जम जाती है, उसको ही बोलते हैं फंगस। एंड नंबर 20, लीर, अ स्लाई लुक डेट इज लस्टफुल, यानी कि कुदृष्टि डालना, यानी कि बुरी नज़र से देखना। याद रहेगा, लीर मतलब तम से घूरना है और मतलब गलत इरादे से घूरना, उसको बोलते हैं लीर, LEER। याद रखेंगे फंगस एंड लीर मीन्स कुदृष्टि डालना। सो ये हुए हमारे 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बढ़े नेक्स्ट सेक्शन पे। सो नेक्स्ट सेक्शन इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, सो फर्स्ट इज टू स्टेव ऑफ। तो स्टेव ऑफ करना यानी कि किसी चीज को टाल देना, उसके लिए यूज होता है स्टेव ऑफ, यानी कि टालना, किसी चीज को पोस्टपोन करना। एग्जाम्पल के लिए देखें, सी ब्रॉट सम फ्रूट ऑन द जर्नी टू स्टेव ऑफ हंगर, यानी कि बाय जर्नी में कुछ फ्रूट लाई जिससे कि जो भूख है उसको स्टेव ऑफ किया जा सके, यानी कि जल्दी नहीं लगे भूख, उसको और पोस्टपोन किया जा सके। तो स्टेव ऑफ मतलब भूख को के लिए भी यूज किया जा सकता है, या फिर कोई और परेशानी को स्टेव ऑफ करना, यानी कि उसको पोस्टपोन करने की कोशिश करना, यानी कि वो चीज़ अभी नहीं हो बल्कि बाद में हो, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है स्टेव ऑफ। याद रहेगा, स्टेव ऑफ यानी कि किसी चीज़ को टालना भविष्य के लिए। ओके, सेकेंड इज टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, अपने दिमाग का हिस्सा किसी को दे देना नहीं, इसका मतलब होता है टू रेप्रीमांड, यानी कि डांटना। ही स्टॉप्ड मेकिंग सो मच नॉइस आफ्टर आई वेंट ओवर देयर एंड गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। तो मैं उधर गया और मैंने उनको सुनाया, डांटा, और फिर उसने मतलब जो नॉइस मचा रहे थे वो बंद कर दिया। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड,
एक तो आपके मन में गुस्सा आ रही है, कोई कुछ कर रहा है तो आप गए, तो आपने वो पीस ऑफ माइंड जो आपके मन में गुस्सा थी तो उन पर निकाल दी, यानी कि उनको डांट दिया। तो इस तरह से थोड़ा बहुत लिंक करके याद कर सकते हैं। स्टे ऑफ किया था, टालना, एंड नाउ क्या पढ़ा हमने, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। आपको गुस्सा आ रही थी, अपने अपने मन का जो टुकड़ा था उनको दे दिया, यानी कि जो मन में गुस्सा थी उन पर निकाल दी, तो वो हो जाएगा रेप्रीमांड, यानी कि डांटना। याद रखेंगे 1 and 2। नंबर 3, सो थर्ड इज रेस्ट ऑन लॉरेल्स। तो सबसे पहले तो आपको बताऊं LAUREL, लॉरेल, इसका मतलब होता है एक तरह से, जब पहले के ज़माने में ग्रीक में जो कंपटीशन वगैरह होते थे, जो उनका विनर होता था उनको इस टाइप से एक लीव्स का, ऐसी लीव्स लगी रहती थी, इसमें मुकुट पहनाया जाता था, तो इसको बोलते थे लॉरेल। तो रेस्ट ऑन लॉरेल्स इसका मतलब होता है पुरानी ख्याति पर संतोष किए बैठे रहना। जैसे आपने कुछ अचीव कर लिया तो आप सिर्फ उसी को लेकर बैठे रहे, उसी में खुश हैं कि मैंने ये अचीव कर लिया है, अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने 10th में टॉप कर लिया तो 12th में तो मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं रेस्ट ऑन लॉरेल्स, यानी कि जो आपने पहले अचीव कर लिया उसी के भरोसे बैठे रहना। जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट योर डिग्री डजंट मीन यू कैन रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स। तुम्हें सिर्फ डिग्री मिल गई है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम इसी के सहारे बैठे रहो कि अब मुझे आगे फ्यूचर में कुछ नहीं करना है, आपको बहुत कुछ अचीव करना है अभी, ठीक है। तो याद रखेगा रेस्ट ऑन लॉरेल्स। नंबर 4, पेथ्रोनोस। तो इसको तो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, मतलब एक बहुत ज़्यादा कीमत देना। जैसे दुकानदार ने जो बोला, आपने बाय दे आए और फिर बाद में आपको पता चला कि दूसरा पर्सन है वो उससे आधे दाम में वो चीज़ लेके आया है, तो वह आपको बोलेगा कि तुमने तो पेथ्रोनोस किया, यानी कि तुम बहुत ज़्यादा कीमत चुकाए आए हो उस चीज़ की, ठीक है। याद रखेंगे। तो 4th वाला एंड 3rd वाला रेस्ट ऑन लॉरेल्स, पुरानी ख्यातियों पर संतोष किए रहना, एंड नंबर 4 पेथ्रोनोस, यानी कि एक्सट्रीमली हाई प्राइस किसी वस्तु का अदा करना। ओके, सो 4 के बाद नंबर 5, ड्रॉ ऑन फैंसी। फैंसी मीन्स होता है कल्पना, तो ये तो डायरेक्ट है। यूज इमेजिनेशन, कल्पना का प्रयोग करना। ड्रॉ ऑन फैंसी, कल्पना का यूज करना, यानी कि अपना कल्पना करके कुछ सोचना। द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी इन हिज पोएम, यानी कि जो पोएम लिखी तो उसने अपनी कल्पना का यूज किया है उस पोएम में, ठीक है। सो ये तो याद रखेगा, ड्रॉ ऑन फैंसी यानी कि यूज इमेजिनेशन। ओके, नंबर 6, गिव द गेम अवे। गिव द गेम अवे मीन्स होता है, जैसे आपका कोई गेम प्लान है एंड उस गेम प्लान को आप दूसरी टीम को गिव कर दो, यानी कि उसको दे दो, तो आपने एक टाइप से अपने रहस्य उजागर कर दिया अपने खुद के, यानी कि जो आपकी टीम का पूरा प्लान बना रखा था कि इस टाइप से हमें जीतना है, तो आपने उनको दूसरों को दे दिया। गिव द गेम अवे, तो आपका पूरा गेम उनके पास चला गया। क्यों? क्योंकि आपने उनको सीक्रेट दे दिया जो आपकी टीम ने बना रखे थे यूज करने के लिए, फिर उन्होंने दूसरी टीम ने उनका गलत यूज कर लिया। तो गिव द गेम अवे इसका मतलब होता है रहस्य उजागर कर देना। इट्स अ सीक्रेट, सो डोंट गिव द गेम अवे विल यू। यह एक सीक्रेट है, इसको किसी को मत बताना, ठीक है। क्या तुम ऐसा करोगे? सो गिव द गेम अवे यानी कि सीक्रेट किसी को बता देना। एंड 5th पढ़ा था हमने, ड्रॉ ऑन फैंसी, अपनी कल्पना का प्रयोग करना। सो नंबर 6 हुआ कंप्लीट। नंबर 7, टाइम एंड ऑनेस्ट लिविंग। तो ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, लिविंग मीन्स जो कमाते हैं अपन लोग खाने पीने के लिए, उसको लिविंग उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो ये तो ऑनेस्ट मीन्स लेजिटिमेट, यानी कि ईमानदारी से धन कमाना, ये तो सिंपल है। टाइम एंड ऑनेस्ट लिविंग यानी कि ईमानदारी से धन कमाना, ये याद रहेगा। नंबर 8, चीक बाई जॉल। चीक का मतलब होता है गाल, एंड जॉल से रिलेट कर सकते हैं जॉ, यानी कि आपका जबड़ा। तो गाल और जबड़ा ये दोनों पास पास होते हैं, तो चीक बाई जॉल इसका मतलब होता है वेरी नियर और वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि घुल मिलकर या पास पास होना। दे लिव्ड चीक बाई जॉल इन 1 रूम फ्लैट। वो दोनों एक रूम के फ्लैट में पास पास यानी कि घुल मिलकर रहते हैं। ओके, याद रहेंगे 8। एंड नंबर 9, गिव इन। तो गिव इन का तो सिंपल मतलब होता है हार मान लेना या पीछे हटना, यानी कि सामने से हमला हो रहा है तो राजा ने गिव इन कर दिया,
यानी कि हार मान ली। द रिबेल्स वर फोर्स्ड टू गिव इन, जो विद्रोही थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उनको फोर्स किया गया टू गिव इन, यानी कि झुकने के लिए या पीछे हटने के लिए या हार मानने के लिए। इस सेंस में गिव इन का यूज करते हैं। एंड जो ईल्ड है, YIELD, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके दो मीनिंग होते हैं, सो इसको लिख लेते हैं YIELD। ईल्ड एक तो पैदावार, आपने कोई फसल बोई तो उसकी पैदावार हुई, उसको ईल्ड बोलते हैं। एंड एक और वर्ड ईल्ड का मतलब होता है गिव इन, यानी कि हार मानना। ठीक है, तो आप किसी के सामने ईल्ड किया आपने, तो यानी कि उसके सामने झुक गए, जो उसने कहा वैसा आपने मान लिया। ठीक है, तो ईल्ड के दो मतलब होते हैं, एक तो पैदावार से रिलेटेड होता है। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज, नंबर 10, रन रायोट, RIOT। तो इसका मतलब तो होता है उपद्रव। सो रन रायोट मीन्स होता है बगावत करना या उपद्रवी होना। ठीक है, सो एग्जाम्पल देखें, रैम्पेजिंग प्रिजनर्स रैन रियोट थ्रू दी जेल्स। सो रैम्पेजिंग, इसका रैम्पेज का मतलब जैसे तो होता है विनाश करना, तो इधर लिख देता हूं, तो इधर इस सेंस में यूज कर सकते हैं कि एक टाइप से उपद्रवी टाइप के हैं प्रिजनर्स। रैम्पेजिंग प्रिजनर्स रैन रियोट थ्रू दी जेल, यानी कि उन्होंने जेल में बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा दिया। ठीक है, तो इस टाइप से इसको याद कर सकते, याद नहीं करना है इसको, मतलब समझने के लिए एग्जाम्पल है। तो रन रियोट यानी कि उपद्रव मचाना, एंड गिव इन हार मान जाना। सो ये थे हमारे 10 इडियम्स एंड फ्रेज। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग वर्ड सीरीज। सो इधर था नंबर 1, एक गायब क्यों हो गया। नंबर 1 इज टर्स। टर्स यूजिंग फ्यू वर्ड्स, यानी कि बहुत कम शब्द यूज करना है। याद कैसे रखेंगे कि मुझको उस पर टर्स यानी कि तरस आ गया, तो मैंने उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं सुनाया, तरस खाकर उससे कम शब्दों में बोल के चला गया, उसको मैंने ज़्यादा नहीं सुनाया। तरस यानी कि बहुत प्रीसाइज वर्ड यूज करना, बहुत ही कम शब्द। ठीक है, कॉन्साइज यानी कि बहुत सटीक सटीक बोल देना। कॉन्साइज होता है जैसे कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें मतलब 200 पेज हैं, तो 200 पेज की एक टाइप से समरी 10 पेज की समरी बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं टर्स, यानी कि एकदम ब्रीफ में। एक और वर्ड होता है ब्रीफ, यानी कि संक्षेप में, उसके लिए सेम वर्ड होता है टर्स, यानी कि बहुत छोटे में, कम शब्दों में। ये लिखा है, हिज टर्स रिप्लाई शोव्ड ही वाज नॉट इन द मूड टू टॉक। जो उसने बिल्कुल छोटा सा रिप्लाई दिया, उसने ये बताया कि वह बात करने के मूड में नहीं है। सिनोनिम देखें, जो प्रीसाइज है, बहुत स्पष्ट है, मतलब बहुत स्पष्ट चीज़ें बहुत छोटी सी होती हैं। सशिंक्ट, ये स्पेलिंग याद रखेंगे, ये भी सेम मीनिंग के लिए, मतलब जो बहुत कम वर्ड यूज कर रहा है उसके लिए सशिंक्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन उम्मीद करता हूँ सही है। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब जो चीज़ बहुत जल्दी होती है, उसके लिए वर्ड आता है एब्रप्ट, यानी कि बहुत फास्ट तेजी से हो। एंड लैकोनिक, लैकोनिक वर्ड होता है यूज, ये अपोजिट होता है वर्बोज का या फिर प्रोलेक्स का भी। लैकोनिक जो बहुत कम शब्द यूज करे उसके लिए बोलते हैं लैकोनिक। एक और वर्ड यूज कर सकते हैं रेटिसेंट, यानी कि बहुत कम बोलने वाला। ठीक है, तो ये थे सिनोनिम्स। एंटोनिम देखें, वर्बोज बहुत ज़्यादा बोलता है, प्रोलिक्स जो बहुत ज़्यादा वर्ड यूज करता है, एंड लेंथी तो आपको आता होगा, लेंथ से बना है लेंथी, जो बहुत ज़्यादा लंबा बोल रहा है, या फिर और कुछ सेंस में जो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो टर्स यानी कि बहुत कॉन्साइज है, बहुत कम शब्द यूज हो रहे हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट इज डिलीनिएट। तो इधर एक वर्ड है, इसमें LINE, लाइन। जब आप किसी को अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इसको किया, तो उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो डिलीनिएट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना या पोर्ट्रे। पोर्ट्रे मतलब, पोर्ट्रे वैसे तो फोटोग्राफ होता है, बट पोर्ट्रे किस सेंस में यूज हुआ है कि आप वर्ड में इतना अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दूसरों के मन में एक उसकी फोटोग्राफ बन जाए, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है पोर्ट्रे। ठीक है, तो डेलिनिएट किसी का वर्णन करना। द डॉक्यूमेंट क्लियरली डेलिनिएट द कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डॉक्यूमेंट है वह कंपनी की जिम्मेदारियों का अच्छे से वर्णन करता है। ओके, सिनोनिम देखें, डिफाइन करना, डिपिक्ट, डिपिक्ट मीन्स भी वर्णन होता है, डिफाइन मीन्स सेम। एंटोनिम, तो इधर तो
मतलब वर्णन करने से चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो कंफ्यूज इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उसको कंफ्यूज कर रहा है। एंड डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट करना यानी कि बिगाड़ना होता है। किसी चीज़ कोई ठीक है तो उसको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, तो उसको बिगाड़ा जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे इसके सिनोनिम, एंटोनिम एंड द मैन बाय डेलिनिएट यानी कि वर्णन करना। सो नंबर 3 मीनेस, मीनास जो भी बोलते हैं। अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, अ थ्रीट और डेंजर, यानी कि मेनास मीनास जो भी पढ़ते हो उसके लिए वर्ड यूज होता है खतरा। इसके लिए यूज कैसे करेंगे, मतलब याद कैसे रखेंगे, MEN मैन प्लस एस, यानी कि जब कोई पर्सन है, मैन मीन्स एक पर्सन है, एंड एस, एस गेम में होता है। एक तो इक्का होता है एस का मतलब, और एस का मतलब होता है बादशाह, यानी कि जब आदमी बादशाह बन जाता है तो भाई सबके लिए खतरा बन जाता है। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। द राइजिंग पॉल्यूशन इज अ मीनस टू पब्लिक हेल्थ, यानी कि जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है वह पब्लिक हेल्थ के लिए अमीनास यानी कि एक खतरा बनता जा रहा है। सिनोनिम कॉशन, अब खतरा हो रहा है तो आपको कॉशन रखना पड़ेगा, यानी कि सावधान रहना पड़ेगा। पैरल, आपका पैर इल है तो आपको गिरने का खतरा है, इस टाइप से पैरल याद रख सकते हैं, यानी कि पैरल यानी कि खतरा। जियोपार्डी, जियोपार्डी मीन्स भी होता है खतरा। एंड नुइसांस, इसको याद कैसे करें, नुइसांस को ऐसे याद रख सकते हैं, नॉइस प्लस एनोएंस, तो मतलब ये एक टाइप से नॉइस हो रही है एंड एनोएस, तो ये आपकी हेल्थ के लिए खतरा है, इस टाइप से याद रख सकते हैं। नुइसांस भी खतरा, थ्रीट, ओके, थ्रीट भी लिख सकते हैं इधर। एंटोनिम देखें, कंफर्ट आरामदायक, एंड एड यानी कि उपचार। सो ये दोनों याद रखेंगे, जैसे फर्स्ट एड होता है, कंफर्ट तो आपको वो याद होगा, तो आपको कंफर्ट में नहीं रहना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है आपको, ओके। सो नेक्स्ट नंबर 4 विच इज बेनेवोलेंस। तो ये 2 वर्ड से बना है, बेने, बेने मीन्स होता है गुड, एंड VOLENCE, ये वायलेंस नहीं है, वायलेंस VIOLENCE, इसमें होता है हिंसा, बट ये वायलेंस नहीं है, ये है वॉलेंस, इसमें होता है इच्छा करना। तो बेनेवोलेंस जो जिस मतलब जिस अच्छी इच्छा रखता हो, जो लाइक लोगों की हेल्प करने की, काइंडनेस हो जिसमें, द क्वालिटी ऑफ बेल मतलब बीइंग बेल, ठीक है, यानी कि जो परोपकारी हो। हर बेनेवोलेंस टुवर्ड द पुअर इज वाइडली नोन, तो उसकी बेनेवोलेंस मीन्स याद रख सकते हैं दया भावना, इसमें दया भावना हो, वह वो होता है बेनेवोलेंट। इसका अपोजिट होता है मेलेवोलेंट, वो भी याद रखेंगे इसका अपोजिट, ठीक है। एंड इसके सिनोनिम देखें तो अल्ट्रुइज्म, जैसे एक वर्ड यूज होता है अल्ट्रुइस्ट, जो दूसरों की मदद करना पसंद करता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अल्ट्रुइस्ट। एंड जेनरसिटी, जिसमें लोगों की हेल्प के लिए भावना हो, एक टाइप से काइंडनेस के लिए ही वर्ड यूज होता है जेनरसिटी, जो बहुत ज़्यादा बोलते नहीं ये बहुत जेनरस पर्सन है, इसके अंदर बहुत ही दया है, ठीक है। तो इस टाइप से याद रखेंगे बेनेवोलेंट, यानी कि जिसके अंदर अच्छी भावना हो, यानी कि काइंडनेस हो, जो परोपकारी हो। एंटोनिम देखें, क्रूअल्टी, जो बहुत ज़्यादा क्रूअल हो, तो उस वाली प्रॉपर्टी को बोलेंगे क्रूअल्टी। हार्श, तो एकदम से पत्थर दिल हो। स्टिंगीनेस, स्टिंगीनेस एक टाइप से मक्खी चूस टाइप का, बहुत ही कंजूस आदमी हो, कि जो दूसरों के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, ठीक है। तो ये थे बेनेवोलेंस के सिनोनिम एंड एंटोनिम, उम्मीद है याद हो गए होंगे। बढ़े नेक्स्ट पे। सो फिर नेक्स्ट इज नंबर 5 पेनेसिया। पेनेसिया मीन्स होता है रामबाण औषधि, यानी कि ऐसी, एक तो इस सेंस में यूज किया जाता है अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीजेज, ठीक है। ऐसी कोई औषधि या कोई दवाई है या मेडिसिन है जो जिससे सभी बीमारियां समाप्त हो जाएं। ये मतलब एक टाइप तो ये हो गया कि डिसीज के सेंस में यूज हो, एंड एक टाइप डिफ़िकल्टीज दूर करने के सेंस में, जैसे कि ये वाली अपनी जो सीरीज चल रही है वोकैब स्फीयर, ये वोकैब को जो लर्न करने की प्रॉब्लम होती है लोगों को, एस्पायरेंट्स को, तो उनके लिए एक पेनेसिया साबित होगी, यानी कि एक ऐसी औषधि होगी कि इससे सारे जो वर्ड हैं, जो सारी वोकैब है, उनको दिमाग में छप जाएगी एक तरीके से। तो इस टाइप से पेनेसिया वर्ड यूज होता है। जैसे टेक्नोलॉजी इज नॉट अ पेनेसिया
फॉर ऑल ऑफ सोसाइटीज प्रॉब्लम। जो टेक्नोलॉजी आई है बाय जो सोसाइटी की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए कोई पेनिसिया नहीं है, रामबाण नहीं है। सिनोनिम देखें, रेमेडी, रेमेडी मीन्स होता है उपचार, ये आता होगा, याद भी होगा। एंड एलेक्जिर, एलेक्जिर ए वर्ड होता है अमृत के लिए। ये थे सिनोनिम्स। एंटोनिम देखें तो इनके अपोजिट हो जाएगा डिसीज यानी कि बीमारी, एंड इंजरी, इंजरी तो आप लोग जानते हो, चोटिल, इंजरी हो जाती है जैसे प्लेयर्स को, आजकल आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल में इंजर्ड हो जाते हैं प्लेयर, तो वहीं से इंजरी है। एंड डिसीज आपको याद होगा, एंड पेनिसिया ये आपको मैंने याद करवा दिया। ओके, सो नेक्स्ट इज नंबर 6, प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स होता है ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा होशियार है। एक्टिंग विथ शोइंग केयर एंड थॉट फॉर द फ्यूचर, यानी कि जो भविष्य की सोच कर चल रहा है, एंड जो बहुत ज़्यादा विवेकपूर्ण है या फिर बुद्धिमान है। इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट टू सेव मनी फॉर द इमरजेंसी। तो प्रूडेंट मीन्स एक टाइप से बुद्धिमानी के लिए भी यूज हो सकता है कि इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट, यह हमेशा बुद्धिमानी का काम समझा जाता है। टू सेव मनी फॉर इमरजेंसी, इमरजेंसी के लिए पैसा बचाना एक बुद्धिमानी का काम समझा जाता है। एंड इसके देखें सिनोनिम्स, डिस्क्रीट, एक क्रीट है, एक क्रीड नहीं है। जो क्रीड मीन्स पढ़ा था विश्वास, डिस्क्रीट मीन्स होता है समझदारी। जुडिशियस, ये जुडिशियल सिस्टम से याद कर सकते हैं, जो जज लोग होते हैं वो समझदार होते हैं, यानी कि जुडिशियस समझदार। एक विजिलेंट, जैसे विजिलेंस का मिशन होता है जो सब पर नज़र रखता है, तो उधर से आया है विजिलेंट। तो विजिलेंट यानी कि जो सब कुछ देख रहा हो, जिस सब पर नज़र रख रहा हो। एंड श्रीव्ड, ये भी यूज होता है समझदार लोगों के लिए, समझदार, श्रीव्ड है। एंटोनिम देखें तो इनकॉशियस, जो किसी चीज़ के प्रति कॉशियस नहीं है। एंड इनडिस्क्रीट, ए डिस्क्रीट का अपोजिट हो गया इनडिस्क्रीट। एंड नॉनसेंसिकल, कोई बात का सेंस नहीं है तो वह होगा नॉनसेंसिकल, यानी कि कुछ समझता नहीं है, वह नॉनसेंसिकल है, यानी कि जिसका कोई सेंस भी नहीं निकल रहा, इस टाइप से याद रख सकते हैं। एंड रेस, जो रेस ड्राइविंग नहीं लिखा रहता है कि यदि रेस ड्राइविंग करते हुए पाए जाएं तो इस नंबर पे कॉल करें, तो वो होता है रेस, यानी कि केयरलेसली टाइप से, ठीक है। तो ये था 6 नंबर प्रूडेंट, उम्मीद है याद हो गए होंगे। एंड नेक्स्ट इज नंबर 7, दैट इज ओकल्ट। ओके, सो इसका मीनिंग होता है मिस्टिकल है, जो चीज़ जैसे मतलब मिस्ट्री से रिलेटेड, मिस्टिकल, सुपरनेचुरल और मैजिकल पावर्स हैं जिसमें, या फिर प्रैक्टिसेस और फेनोमेना, यानी कि इस टाइप से, मतलब जो अदृश्य टाइप, यानी कि आप एक टाइप से मिस्टीरियस मान सकते हैं। याद कैसे रखेंगे, ओकल्ट, इसमें OCCUR है। एक वर्ड होता है ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरना किसी चीज़ को, ठीक है। तो मतलब किसी ने किसी चीज़ को घेरा हुआ है, ओकल्ट है, किसी चीज़ को घेरा हुआ है, तो एक तो वो दिखेगी नहीं, तो अदृश्य है, अदृश्य टाइप से आप रिलेट कर सकते हैं। तो एक तब घिरी हुई है तो दिख नहीं रही है, तो यानी कि मिस्टीरियस हो गई, वो जो दिखता नहीं है वो मिस्टीरियस चीज़ें हो जाती हैं, तो वो मिस्टीरियस हो गया। यानी कि ओकल्ट यानी कि जो मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो घिरी हुई हैं, जो दिख नहीं रही हैं, यानी कि जो छिपी हुई हैं एक टाइप से दिखें। सेम वर्ड इज वील्ड, वील्ड आया है VEIL, इसका मतलब होता है घूंघट। तो घूंघट से जैसे फेस ढकते थे तो वील्ड वर्ड यूज होता है ढकने के लिए, या फिर ऐसी सेम ओकल्ट यानी कि जो चीज़ें सुपरनेचुरल हैं, मिस्टिकल हैं, रहस्यमयी हैं, रहस्यमयी अच्छा वर्ड रहेगा ओकल्ट के लिए, ठीक है। एंड एंटोनिम देखें तो ऑब्वियस, जो आंखों के सामने है वो ऑब्वियस है, जैसे बोलते नहीं ऑब्वियसली। एंड अनकवर्ड, जो ढका हुआ नहीं है, जो सामने ओपन है, ठीक है। तो ओकल्ट मीन्स होता है छुपे हुए कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पे बढ़ें। सो नेक्स्ट इज नंबर 8, विंडिकेट या विंडिकेट। ओके, क्लियर ऑफ ब्लेम और सस्पिशन या जस्टिफाई, किसी को जो किसी पे आरोप लगे थे उनसे मुक्त कर देना। मुक्त कब हो गए, विंडिकेट, इसको रिलेट कर सकते हैं विन दी केस, विंडिकेट, विंडिकेस, जब कोई केस विन कर गया तो यानी कि भाई जो उस पर संदेह था, जो उस पर ब्लेम लगे हुए थे, उनसे मुक्त हो गया, अब भाई केस जीत गया है तो भाई आज़ाद हो गया, ठीक है।
तो दी एविडेंस हेल्प विंडिकेट हिम ऑफ ऑल चार्जेस। तो जो एविडेंस थे उन्होंने एविडेंस यानी कि सबूतों ने उसको मतलब जो उस पर चार्ज लगे थे उनसे विंडिकेट कर दिया यानी कि उनसे मुक्त कर दिया। ठीक है, याद रहेंगे। सिनोनिम एक्सोनरेट, ये कल भी पढ़ा था यानी कि मुक्त करना किसी दोष से। एक्विट, ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं यानी कि दोष मुक्त करना। एंड एब्सॉल्व, इसके साथ फ्रॉम यूज होता है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं पहले भी। एब्सॉल्व फ्रॉम यानी कि दोष मुक्त करना। एंड रिफ्यूट, रिफ्यूट तो ये मतलब थोड़ा मैच कर रहा है क्या से, रिफ्यूज से। रिफ्यूज मीन्स मना करना होता है, रिफ्यूट मीन्स होता है गलत साबित करना, गलत साबित करना यानी कि रिफ्यूट करना यानी कि जो मुझ पे केस लगा था यानी कि जो मुझ पे ब्लेम लगा रहे थे उसको रिफ्यूट कर दिया, उनको गलत साबित कर दिया, तो मैं दोष मुक्त हो चुका हूँ। ठीक है, तो इस सेंस में ये रिफ्यूट सिनोनिम्स में यूज हुआ है। ठीक है, सो विंडिकेट को रिलेट करेंगे विंडिकेट से यानी कि दोष मुक्त होना। ठीक है, एंटोनिम देखें कंडेम, ये भी पहले या पढ़ चुके हैं अपन लोग। कंडेम मतलब किसी पर दोष आरोपण करना, लाइक पार्लियामेंट में होते हैं। किसी पर्सन को या फिर किसी ने कोई बिल वगैरह लाया या फिर कोई एक्ट को कंडेम किया जा रहा है तो उनको पब्लिकली एक टाइप से उनको आरोपित किया जा रहा है। ठीक है, ब्लेम आरोप लगाना, ये तो आता ही होगा, किसी पर्सन को किसी चीज के ब्लेम करना। एंड कन्विक्ट, किसी को दोषी ठहराना, उसके लिए कन्विक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद हो जानी चाहिए। सो ये थे 8। एंड नंबर 9 एमिकेबल, ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। एमिकेबल पढ़ा था सिचुएशन के लिए, एंड एमिएबल पर्सन्स के लिए। एंड पर्सन्स के अलावा वर्ड यूज होगा एमिकेबल। ठीक है, जो बहुत फ्रेंडली है, मित्रतापूर्ण है। ठीक है, कैरेक्टर सॉरी कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडलीनेस एंड एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मीन्स होता है झगड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडलीनेस एंड एब्सेंस ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि जिसमें कोई झगड़ा नहीं हो बल्कि मित्रता हो, जैसे को बोलते हैं क्या, एमिकेबल। एम मीन्स अच्छे के लिए यूज वर्ड होता है, जैसे सेम है एमिकेबल एंड एमिएबल। ठीक है, सिनोनिम देखें तो एमिएबल इधर लिखा है। एंड पोलाइट बहुत ज़्यादा नम्र है। कोर्टियस, कोर्ट में जो लोग होते हैं उनका सभी लोग सम्मान करते हैं, तो वो जो सम्मानीय है। कैसे, एमिएबल जो अच्छे लोग होंगे वही सम्मानीय होंगे। सो इधर वर्ड यूज हुआ है कोर्टियस। एंड सेम कॉर्डियल, कॉर्डियल याद कर सकते हैं, जो दिल के पास है, कॉर्डियल है, वो एमिकेबल है, फ्रेंडली है। ठीक है, इस टाइप से याद कर लीजिए। एंटोनिम देखें, जो र्यूड है, तुम्हारी बहुत र्यूड पर्सनालिटी है यानी कि तुम बहुत घटिया टाइप के इंसान हो। र्यूड यानी कि अशिष्ट, में कोई शिष्टाचार नहीं है। अनरिफाइंड है, जो रिफाइंड ऑयल होता है वैसे, तो अनरिफाइंड ये सेंस हुआ है मतलब बिहेवियर के सेंस में या फिर पर्सनालिटी, तब जो अच्छा नहीं है। जैसे रिफाइंड तो ऑयल वो अलग हुआ, खैर उस सेंस में भी यूज होता है। रिफाइंड है मतलब बहुत अच्छा है, एंड अनरिफाइंड पर्सनालिटी के लिए भी यूज होता है। हॉस्टाइल है यानी कि उससे कोई से फ्रेंडशिप नहीं बनती। हॉस्टाइल नेचर है यानी कि मतलब फ्रेंडली नहीं है, एकदम से हॉस्टाइल है तो उसकी किसी से बनती नहीं है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हॉस्टाइल। वायरुलेंट, वायरस खराब होते हैं तो वायरुलेंट ये खराब टाइप का। ठीक है, इस टाइप से याद रखेंगे। तो ये हुई 9th वाला। एंड नंबर 10th कल पढ़ा था अपन ने, रिवरेंस, शायद पढ़ा था, ओके नहीं भी पढ़ा हो कोई बात नहीं। तो रिवरेंस मीन्स होता है सम्मान, एंड इधर है इररिवरेंस यानी कि अपमान। इररिवरेंस का अपोजिट हो गया अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल और थिंग्स दैट आर जनरली टेकन सीरियसली। कोई सीरियसली चीज़ें ली जा रही हो एंड उसके प्रति डिसरिस्पेक्ट करना, या तो उनका मतलब हो जाता है इररिवरेंस यानी कि उनका आप सम्मान नहीं कर रहे हो, तो उनका एक टाइप से अपमान ही हुआ। सिनोनिम देखें ब्लास्फेमी, ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, जो सेक्रेड चीज़ों की बुराई करना या उसके लिए यूज होता है ब्लास्फेमी। जैसे अपन ने एक वर्ड पढ़ा था सैक्रिलेज, ब्लास्फेमी नहीं पढ़ा मुझे लगता है, सैक्रिलेज पढ़ा था, मतलब सेक्रेड चीज़ों की बुराई करना वह होता है ब्लास्फेमी। ठीक है, डिसकोर्टसी, डिसकोर्टसी, ठीक है, ये कोर्टसी का अपोजिट है। तो जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, तो कोई पोस्ट डाली रहती है जो और कोई की होती है, दूसरा पर्सन डालता है तो इधर नीचे लिख देता है बाय कोर्टसी ऑफ, यानी कि
इनसे आज्ञा लेकर, तो मतलब एक टाइप से डिस्कोर्टसी, तो ये अपमान टाइप का हुआ। कोर्टसी मतलब सम्मान टाइप के लिए यूज होता है, मतलब अच्छे सेंस में यूज होता है कोर्टसी। एंड डिस्कोर्टसी यानी कि अपमान टाइप से, ठीक है। चीक, चीक अभी पहले भी पढ़ा था, चीक एंड जॉल यानी कि पास पास। एंड चीक मिस मतलब होता है गाल। एंड एक और सेंस में यूज होता है चीक, जो वैसे आमतौर पर तो ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, करते भी नहीं है। चीक का मतलब होता है बदतमीजी। पता था आपको कि चीक मीस बदतमीजी भी होता है। सो आप लोग अगली बार बोलिए कि मेरे साथ इस चीक के साथ बात नहीं करें, यानी कि ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करें। अजीब इंग्लिश है ना। एंटोनिम्स रिगार्ड सम्मान एंड कॉम्प्लीमेंट, जैसे बोलते हैं नहीं आप, थैंक यू फॉर गिविंग मी कॉम्प्लीमेंट, तो इस टाइप से एक एंटोनिम हुए। इर्रिवरेंस अपमान, एंड कॉम्प्लीमेंट थोड़ा अच्छा। कॉम्प्लीमेंट देना आप समझदार हैं, समझ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हिंदी नहीं पूछी जाती, इंग्लिश ही पूछी जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट याद रखना है कि थोड़ी सी आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है। याद रहेंगे 10 के 10। आगे बढ़ें। सो नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब, बिकम ऑफ। सो भाट विल बिकम ऑफ, इस टाइप से बोलते नहीं है, तो आगे क्या होगा, तो भाट विल बिकम ऑफ, टू हैपन कुछ घटित होना। आई वंडर व्हाट बिकेम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, मुझे आश्चर्य होता है इस बात पे कि मेरे पुराने दोस्तों का क्या हुआ, ठीक है। तो बिकम ऑफ यानी कि घटित होना। समथिंग हैपन याद रहेंगे, याद रहेगा, ओके। सॉरी। नंबर 2 बॉयल डाउन टू, बॉयल डाउन करेंगे तो पानी कम बचेगा, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे आपने नमक या शक्कर घोली हुई है उसको बॉयल कर रहे हैं तो पानी पानी उड़ जाएगा, तो उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें जो शक्कर थी या नमक वो बचा रहेगा। तो बॉयल डाउन टू सान निकालना, यानी कि टू बी रिड्यूस टू इट्स एसेंशियल, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं केवल वो बचा रहना। जैसे जो इम्पोर्टेंट जो केवल सार है किसी चीज़ का वो निकालना, उसके लिए यूज करते हैं बॉयल डाउन टू। प्लीज बॉयल डाउन टू द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, तो कृपया इस चैप्टर के मेन पॉइंट पर ही बात करें, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट इज ब्रांच आउट, एक पेड़ होता है, टिक 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 टिक, अच्छी ड्राइंग है मेरी। तो इससे ब्रांचेज कैसी निकली रहती हैं, यानी कि ये फैला हुआ होता है। तो ब्रांच आउट मीन्स होता है स्प्रेड होना, एक्सपेंड होना, ठीक है। वी आर गोइंग टू ब्रांच आउट अवर बिजनेस सून, हम जल्दी ही अपने बिजनेस को ब्रांच आउट करने वाले हैं, यानी कि फैलाने वाले हैं, याद रहेगा। नंबर 4 ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, यानी कि मशीन का ब्रेक डाउन हुआ है तो वह खराब हो चुकी है। जैसे कोई गाड़ी का ब्रेक डाउन हो जाए तो वह मतलब खराब हो चुकी है। जैसे इंजन का, गाड़ी का नहीं सॉरी, इंजन का ब्रेक डाउन हुआ तो मतलब उसने बंद कर दिया। द बस ब्रेक डाउन ऑन द वे सो आई कुड नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, बस बीच में ही खराब हो गई इसलिए मैं स्टेशन पे टाइम पे नहीं पहुंच पाया, ओके, याद रहेगा। ब्रेक डाउन ये था मशीनरी के लिए। एंड ब्रेक डाउन किसी पर्सन का हुआ है तो वह इमोशनली ब्रेक हो गया है, या फिर इमोशनली या मेंटली उसने हिम्मत तोड़ दी है एकदम से। वी शुड नॉट ब्रेक डाउन इन एडवर्स सिचुएशन, हमें एडवर्स सिचुएशन में ब्रेक डाउन नहीं करना है। यदि आपके साथ ऐसा होता है कि कई बार होते हैं कि मतलब मॉक्स दिए आपने 125 नंबर आए, तो ऐसा इससे एकदम ब्रेक डाउन नहीं करना है, आपको मेहनत करनी है, उसको 140 160 तक ले जाना है, 170। और ये मतलब आप मेहनत करेंगे तो ये पॉसिबल है, एकदम से बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मेरे भी 116 मार्क्स इधर इतने तक आए थे। एंड धीरे धीरे स्कोर अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर बढ़ता गया। तो आपको भी मेहनत करते जाना है, आपका स्कोर भी ऐसे ही इम्प्रूव होगा। आपको क्या नहीं करना है, ब्रेक डाउन नहीं करना है, आपको इमोशनली ब्रेक नहीं होना है, ठीक है, याद रहेगा। एंड बड़े नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्रीपोजिशन, यानी कि अटेंड के साथ हमेशा टू यूज होता है एंड होगा भी। टू अराइव एट अ पोजीशन और पोस्ट, अटेंड टू यानी कि कोई पोस्ट या कोई पोजीशन प्राप्त कर लेना। ही अटेंड टू दिस स्टेटस आफ्टर हार्ड स्ट्रगल, इधर मैं अपना भी जोड़ सकता हूँ। आई अटेंड दिस स्टेटस आफ्टर हार्ड स्ट्रगल, मैंने जो अभी अपना स्टेटस अचीव किया है भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अचीव किया है, यानी कि प्राप्त करना। कोई पोजीशन है या फिर कोई पोस्ट है, जैसे मैं जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है तो वह पोस्ट हुई, एंड जो पोजीशन अभी आप लोगों का प्यार मिल रहा है वो पोजीशन हुई, ठीक है। तो अटेंड टू कुछ पद प्राप्त करना, ठीक है। एंड सेकेंड इज अट्रैक्शन 4,
अट्रैक्शन फॉर, ये तो आपको पता होगा, किसी चीज़ के प्रति आकर्षण होना यानी कि अट्रैक्शन होना। आप किसी के प्रति अट्रैक्शन रखते हैं तो सिंपल है। अट्रैक्शन फॉर होता है एंड अट्रैक्टेड टू होता है। अट्रैक्शन फॉर एंड अट्रैक्टेड टू। ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर एट फर्स्ट साइट, बाय उसके प्रति पहली ही नज़र में आकर्षित हो गया। ठीक है, अट्रैक्टेड टू याद रहेगा आराम से। अट्रैक्टेड टू एंड अट्रैक्शन फॉर, ये मतलब इनमें वो नहीं होना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अट्रैक्टेड टू होगा एंड अट्रैक्शन फॉर समथिंग एंड अट्रैक्टेड टू समथिंग और समबडी। ठीक है। नंबर 4 अवेल ऑफ, यानी कि किसी चीज़ का लाभ उठाना। शी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड गॉट सक्सेस, तो उसने अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया एंड सक्सेस प्राप्त कर ली। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है इधर की अवेल के साथ हमेशा जे वाली प्रोनाउंस होती हैं, जैसे हिमसेल्फ हरसेल्फ, ये वाली यूज होती हैं। इसके साथ मतलब इसको केवल इसके साथ आपको एक ऑब्जेक्ट हमेशा यूज करना पड़ेगा। यदि नहीं है तो उसकी जगह आपको हरसेल्फ या हिमसेल्फ इस टाइप से लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये ग्रामर का नियम है, बट मैंने बता दिया आया तो। ठीक है, याद रखेंगे इतना। एंड 5th इज अलूफ फ्रॉम, टू कीप अवे फ्रॉम। अलूफ फ्रॉम यानी कि किसी चीज़ से दूर रहना या फिर किसी पर्सन से दूर रहना। कीप अलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, गंदे लड़कों से दूर रहो। ओके, मैं तो रहता हूँ। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। एंड नेक्स्ट इज यूजफुल वर्ड्स फॉर क्लोज टेस्ट। ये हमेशा गलत हो रहा है यार, अरे एलो से ही करते हैं, एलो है जब तो क्लोज, पता नहीं यार क्या हो रहा है। सो फर्स्ट इज असीड, उम्मीद करता हूँ ये स्पेलिंग दिख रही हो, ACCEDE। असीड मीन्स होता है मान लेना कोई चीज़। ही ग्रेसियसली असीडेड टू अवर रिक्वेस्ट, उसने बहुत ही ग्रेसियसली यानी कि विनम्रता से हमारी रिक्वेस्ट मान ली। असीड हुआ, ए हुआ एक्सीड। एक्सीड मीन्स होता है पार कर जाना या अधिक होना। ठीक है, द फाइनल कॉस्ट शुड नॉट असीड $5,000। कितना लिखा है ये? $5 लिखा है, $5,000 मान लेते हैं, तो इसकी फाइनल कॉस्ट है वो $5,000 पार नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक्सीड है, ये असीड है एंड एक कंसीड है। कंसीड भी सेम सेंस में यूज होता है, किसी चीज को एग्री करना या स्वीकार कर लेना। सी रेडली कंसीड्स दैट देयर इज मच वर्क स्टिल टू बी डन, तो उसने ये माना, इस बात को स्वीकार किया, इस बात को कन्फेस किया कि अभी काफ़ी काम रह गया है जो करने के लिए बचा हुआ है। एंड लास्ट स्लाइड, सेकेंड इज अल्टरेशन। अपन ने पढ़ा था अल्टर एंड ALTER, इसमें होता है चेंज एंड इसमें आप लोग बताएंगे। आपने पिछला लेक्चर देखा हो, नहीं देखे तो अभी जाके देखिए। एंड इस अल्टर में होता है बदलना, चेंज, एंड इसमें अल्टरेशन यानी कि उसमें परिवर्तन। ठीक है, तो अल्टर ये था वर्ब एंड अल्टरेशन ये है नाउन, किसी चीज़ में परिवर्तन करना। वी विल हैव टू मेक स्लाइट अल्टरेशन टू अवर प्लान्स, हमें अपने प्लान में थोड़ा सा बदलाव करना होगा किसी वजह से। ठीक है, मैं तो नहीं जानता किस वजह से करना है। ठीक है, तो हमें अपने प्लान में, लेकिन हमें अपने प्लान में कोई बदलाव नहीं करना है। इन लोगों को करना हो तो करने दीजिए, आपको भी अपने प्लान में कोई बदलाव नहीं करना है, आपको डेली क्लास लेनी है। ठीक है, समझ गए होशियार बच्चों? ठीक है, हाँ बच्चे हो आप लोग, आप लोग भी नहीं हो और मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, अपन बड़े हो गए हैं अब। नेक्स्ट इज अल्टरकेशन, ये था अल्टरेशन एंड इधर आ गया सी, एंड सी की वजह से होने लगी कहा सुनी यानी कि क्वारल हो गया, लड़ाई हो गई, और वो भी कैसी? बायडी यानी कि शब्दों से, बोलते नहीं मुँह से। अल्टरकेशन कहा सुनी हो रही है। बाग युद्ध यानी कि सिर्फ शब्दों बोल बोल कर लड़ाई हो रही है, उसको बोलते हैं अल्टरकेशन। एक्सचेंज ऑफ बाइट्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द विटनेस द अल्टरकेशन बिटवीन टू मैन स्टार्टेड इनसाइड द रेस्टोरेंट। दो विटनेस के अकॉर्डिंग जो अल्टरकेशन था, कहा सुनी हुई, वो दो मैन के बीच में रेस्टोरेंट के अंदर हुई थी। ठीक है, तो ये थे अल्टरेशन यानी कि परिवर्तन एंड अल्टरकेशन कहा सुनी। ठीक है, सो ये हुए हमारे कंप्लीट एंड ये था डे 4 हमारी इस प्यारी सी सीरीज का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी एंड आपने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया है तो थोड़ी सी तारीफ कर दीजिएगा मेरी भी एंड अपनी भी करिएगा, क्योंकि आपने डे 4 कंप्लीट किया है एंड ऐसे ही आपको आगे भी सारा कंप्लीट करना है।
एंड देखना जब आप इस सीरीज कंप्लीट करेंगे तो एक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। जब आप क्वेश्चन देखेंगे PYQ के, SSC के, सारे आपसे चुटकियों में बन जाएंगे vocab के, तो इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। सो नेक्स्ट सेशन में ज़रूर जुड़िएगा हमसे। तो चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए टाटा, अपना ध्यान रखिए एंड पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है।